क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और पिछली क्लास में हमने बात किया था बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, उसके पहले बात किया था हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में, और हमने देखा कि माइक्रोब का हाउस होल्ड यूज क्या होता है, माइक्रोब का इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है, माइक्रोब से कैसे फाइन केमिकल्स, बायो एक्टिव केमिकल्स हमको मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो फटाफट से आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे आप, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। बताइए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन? भूलना नहीं इसको। साइक्लोस्पोरिन का सोर्स क्या होता है आपको बताना है कि साइक्लोस्पोरिन हमें किस माइक्रोब से मिलता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड हमें किस माइक्रोब से मिलता है बताएंगे आप, ठीक है। विच माइक्रोब इज यूज्ड टू इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर? विनेगर या सिरका के प्रोडक्शन में किस माइक्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं? क्लियर, समझ गए? कि बताइए कि साइक्लोस्पोरिन का सोर्स क्या है, सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में किस माइक्रोब का यूज करते हैं, विनेगर का सोर्स कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बताइएगा स्टेटिन के लिए, स्टेटिन को प्राप्त करने के लिए किस माइक्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं, और किस माइक्रोब से हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है, किस माइक्रोब से हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है, ठीक है। ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए मेरे को, है ना। मुझे मालूम है आपने एक बार पहले कभी 2-3 लेक्चर पहले भी अपना आंसर किया है, लेकिन मुझे दोबारा आंसर चाहिए, समझ गए। पिछला भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि बायोगैस क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एलपीजी से, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों गांव को सेल्फ सस्टेन बनाने में ये हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि मिथेनोजेंस कैसे जो है बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे, जिसका संबंध अगेन फिर से ये गांव के साथ में जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे भारत देश के साथ में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई सारे स्टूडेंट, जब मैंने जो है अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला मैंने लेक्चर लिया, तो मैंने उसमें बताया आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया मैंने आपको के, और मैंने बताया कि फॉरेन में कैसे होता है, हमारी कंट्री में कैसे होता है, हमें कैसे सफाई रखनी चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने वहां पे की। कुछ कमांडोज ने जो है उसको लेकर पॉलिटिकल कमेंट किए, और दे ट्राई टू फ्रेम मी कि डॉक्टर जितेंद्र सर जो है वो मोदी जी के समर्थक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करते नहीं। बेटा, आप यदि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं तो आप अपने गुरु का घनघोर अपमान कर रहे हैं आपके। देखिए, गुरु जो होता है, कोई भी टीचर गुरु जो होता है, वो कभी भी सत्य से नहीं हट, जो सच है वही बोलता है। वो गुरु का पहला कर्तव्य यही है कि अपने विद्यार्थियों को सत्य का बोध कराए, किसी के प्रभाव में पड़े बगैर। माननीय मोदी जी हमारे सबके, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पहले माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो देश का प्राइम मिनिस्टर तो देश के गार्जियन के समान होता है, तो उसका अपमान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और उसके लिए हम सब आम नागरिक जो है वो उसके लिए कह सकते हैं। और यही आज़ादी है, यही इंडिपेंडेंस है, और यही, और देखिए इंडिपेंडेंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए देश के भले के लिए। लेकिन यदि आप मुझे पॉलिटिकसाइज करेंगे, आप मुझे मेरे ऊपर एलिगेशन आएंगे कि आपका टोन बदल जाता है, आप बात करते हैं तो आप जो है वैसा करते हैं, तो ये गलत बात है। मैं, और आपने देखा होगा, आई ऑलवेज यूज रिस्पेक्टफुल वर्ड टू द पॉलिटिशियंस के, यदि मैं नाम ले रहा हूं। इन जनरल यदि हम बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग देयर वर्क इफेक्टिवली, दैट इज ट्रू, यू कैन नॉट डिनाई दिस कि पॉलिटिशियंस को यदि अपना काम ईमानदारी से करें तो पूरा देश बदल सकता है, कि नागरिकों को बदलना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को भी जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही तो आपके प्रतिनिधि हैं, आपने चुनकर भेजा उनको, और उनको अपना काम ईमानदारी से करना होगा, ठीक है। और देखिए, इस बात को लेकर ऑफेंडेड यदि आप होते तो जाइए चैनल छोड़कर, कि मुझे आपसे बात नहीं करना है और मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं, ठीक। इफ यू फीलिंग ऑफेंडेड बाय माय वर्ड्स रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूथ,
तो आपको बुरा लगता है, जाइए आप जाके कहीं 50 चैनल यार वहां जाके पढ़िए के मेरे पास बताइए। ठीक है, मतलब मुझे अपने बच्चों मतलब मेरे कमांडो से मुझे इस तरह के इफ और बट और इस तरह के एलिगेशन नहीं चाहिए मेरे को, यू आर नॉट कमांडो के मैं आपको डिसमिस करता हूं उस जगह उस पोस्ट सेट के, जाइए कहीं और जाके पढ़िए, मुझे आपको नहीं पढ़ाना है। अब ये है कि यूट्यूब माध्यम आप बैठ के सब भी देख सकते हैं मेरे मना करने के बावजूद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, भारत का जो भविष्य है वो मेरे सामने है, हमारे साथ आप हैं। ठीक है, और हमको मिलके अच्छा, अब देखिए हमें हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमें सामाजिक मुद्दों से भी टच करना पड़ेगा पढ़ने के अलावा हमको, क्योंकि हम एक नागरिक भी तो हैं और हमारा समाज में एक स्थान है। ठीक है, चलिए तो अब मैं और वक्त नहीं लेता आपका, मैं अब हम आज बात करेंगे बेटा एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के कि जैव नियंत्रित जैव नियंत्रण कारक के रूप में, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में माइक्रोब का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ वर्ड है जिनको हमें समझ, जैसे बायो कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप सब जानते हैं कि हर साल जो है पैदावार जो होती है, जो फसलें होती हैं, उनका बड़ा हिस्सा जो है वो इंसेक्ट खा जाते हैं कि इंसेक्ट जो है क्रॉप को डैमेज कर देते हैं कई बार के। आप देख रहे हैं एक फल है, फल के अंदर जो है इंसेक्ट ने जो है बाकायदा घर बना के पूरा खा लिया उसको उसने के, और इस फल की अब कमर्शियल वैल्यू 0 हो गई के, एंड नोबडी वांट टू परचेज दिस फ्रूट। कौन लेगा और क्यों लेगा इसको के? ठीक, आप देख रहे हैं कि हर साल जैसे कॉटन है, कॉटन के अंदर भी कॉटन वॉलवर्म वन ऑफ द वेरी कॉमन वर्म होते हैं जो कपास की फसल को बड़े पैमाने पर डैमेज करते हैं। आप देख रहे हैं कॉटन में, इसके अंदर कॉटन वॉलवर्म उसको खा रहा है। ठीक है, देखिए ये लीव्स है, तो अब मान लीजिए तो ये टोबैको लीव्स होती या कोई दूसरी कमर्शियल इस्तेमाल की लीव्स होती, तो ये लीफ का तो पूरा डैमेज हो गया हिस्सा। कई बार क्या होता है कि लीफ को डैमेज होने से पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस कम हो पाता है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ता है। ठीक है, आप देखिए ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो हमको लीव्स में देखने मिलती है। कि आप देख रहे हो ये जो बीमारी, ये जो लीफ दिखाए रहे हैं आपको, आज के मुझे अच्छे से ध्यान है, आज के 10 साल पहले जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, 10 ईयर्स बैक जो है इस बीमारी को इंडिया में बड़े पैमाने पर देखा गया। तो लोगों ने एक कहानी बनाई, लोगों ने कहानी, भारत तो ऐसा देश है यहाँ पे बहुत सारी कहानियां बन जाती जरा मिनट के, लोगों ने कहानी बताई कि भाई एक बार एक ट्रक ड्राइवर है, उसने जो है वो सांप का एक जोड़ा उसने कुचल दिया रात के समय। एक इच्छाधारी सांप था, आप सुनिए कहानी, ये मैंने सुनी कहानी है और ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई उसमें। इच्छाधारी सांप का नाग नागिन का जोड़ा था, उसको ट्रक ने कुचल दिया। उसके बाद से वो नाग नागिन जो है वो हर पत्तियों पर दिखने लगे, हर पत्ती पर दिखने लगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय लोग बाग नाग नागिन की पूजा भी बहुत सारी करने लगे थे लोग के, क्योंकि देखिए इसका शेप देखिए जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्नैक पैटर्न में दिखाई पड़ रहा फट के, और ये कई सारे पौधों में इसका इन्फेक्शन इंडिया में एक समय फैल चुका है। बीमारी का एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन इससे भी फसल को बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ क्रॉप के। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप है उस क्रॉप में जो है बड़े पैमाने पर इंसेक्ट उसको डैमेज करते हैं। कि अब हम क्या करते हैं, हमें इस अपनी फसल को नुकसान से बचाना है। भाई किसान जो खेती कर रहा है वो तो चाहेगा ना कि मेरी फसल का नुकसान ना हो, कीड़े ना खा जाए उसको। भाई वो फसल क्यों उगा रहा है, वो फसल उगा रहा है इंसानों के लिए कि इंसान खाए उसको, लेकिन कीड़े फसल खा जाते हैं। बड़े पैमाने पर जो है वो क्रॉप डैमेज आती है। कई जगह पर जहां पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है वहां पर कॉटन वॉलवर्म के कारण 40 से लेकर 50% तक प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और जितने ये इंसेक्ट होते हैं ना, यदि आप इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट देखेंगे तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इंसेक्ट के। तो हम कहते हैं कि इंसेक्ट फीस्ट ऑन प्लांट्स एंडेंजरिंग क्रॉप्स एंड कॉस्टिंग बिलियंस, के जो कीट फसलों को खाते हैं, कई सारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। यदि आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर में होगी, के मतलब अरबों रुपए की कॉस्ट होती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की बात करें हम तो अरबों रुपए की इसकी कॉस्ट निकलकर सामने आती है। ठीक है, इसे देखिए आप, बिलबग लार्वा कैन डू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ऑफ डैमेज टू कॉर्न क्रॉप के। जो बिलबग का लार्वा होता है, बिलबग लार्वा के आप देख रहे हैं ये बिलबग इंसेक्ट दिखाई पड़ रहा है। बिलबग लार्वा जो होता है वे कॉर्न क्रॉप, मक्का की फसल में जो है वो हजारों डॉलर का जो है वो नुकसान करता है हर साल। बट दे आर परफेक्टली हैप्पी टू बोरो इन द ग्रास स्टेम एंड डिस्ट्रॉय इंटायर लॉन एज वेल। के जब ये एडल्ट आते हैं तो ये ग्रास स्टेम में रहते हैं और पूरे के पूरे घास के मैदान को डैमेज कर सकते हैं। और जो फैमिली ग्रैमिनी है वो ग्रास फैमिली है। फैमिली ग्रैमिनी में जो है राइस भी आता है, व्हीट भी आता है। के तो आप याद रखिए जितने भी सीरियल से सारे फैमिली ग्रैमिनी के मेंबर होते हैं, ग्रास फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पे क्रॉप को डैमेज कर सकता है एक अकेला इंसेक्ट। अब क्या करना चाहिए हमको,
हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जितने भी, आपको बता दूं मैं कि जितने भी अनवांटेड इंसेक्ट जो है क्रॉप को डैमेज करते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेस्ट। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उनके लिए हम पेस्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट मतलब हो गया ये अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं, जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, और ये क्रॉप बेटा देखो ये दो तरीके से होता है, एक तो क्रॉप के प्रोडक्शन के समय उसको डैमेज कर दें, एक तो क्रॉप के प्रोडक्शन के समय उसको डैमेज कर दें, दूसरा जो है स्टोर्ड क्रॉप जो आपने संग्रहित कर रखा उसको भी डैमेज कर सकते हैं वो, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि मम्मी घरों में क्या करती है, मान लो घर में गेहूं रखना और के, तो मम्मी क्या करती है, नीम की पत्ती लेके आती है, नीम की पत्ती को सुखाकर जो है गेहूं के साथ रख दिया जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक नहीं होती वो। यदि सल्फास या कोई दूसरा केमिकल रखा गया तो वो टॉक्सिक हो सकता है। तो घरों में भी जो है वो सीरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए इस प्रकार के तरीके का अपनाए जाते हैं। तो असल में इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल, अब जैसे कोई बढ़ती क्रॉप है उसको बचाना नुकसान से, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? राइट कंट्रोल एजेंट चाहिए, सही केमिकल चाहिए हमको, सही प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि हम पेस्ट को, अनवांटेड इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकें हम। राइट एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए हमको, और राइट प्लांट, सही प्लांट, सही एनवायरमेंटल कंडीशन, सही कंट्रोल एजेंट होगा तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि फसलों को नुकसान कम से कम पहुंचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि बायो कंट्रोल वर्ड से मतलब क्या है? अभी जो हमने चैप्टर के शुरुआत में टाइटल में देखा था कि बायो कंट्रोल वर्ड से मतलब क्या है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल? बायो कंट्रोल का मतलब है कि पौधों में जो बीमारियां होती हैं, पौधों में जो कीड़े अटैक करते हैं, उनसे पौधों को बचाने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करें, मतलब रासायनिक छिड़काव ना करें, मतलब हम केमिकल मेथड, जो हमारे केमिकल मेथड है, जो केमिकल मेथड है वो क्या है? वो है कि आप पेस्टिसाइड को छिड़क दो, इंसेक्टिसाइड को छिड़क दो, कीटनाशी का छिड़काव कर दो, आप पेस्टिसाइड का छिड़क दो, है ना बेटा। मतलब केमिकल्स को छिड़क दो आप केमिकल क्या होते हैं ये? ठीक है, बड़े डेंजरस केमिकल होते हैं जो जिनका गैमेक्सिन हुआ, जैसे के थायजाइड्स केमिकल्स हुए, लॉट्स ऑफ केमिकल जो बड़े गंभीर, मेलाथियन हुआ, पैराथियन हुआ, ये सब इतने गंभीर केमिकल होते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में व्यक्ति के, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को जो है वो परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। खतरनाक केमिकल होते हैं। आपको बता दूं मैं कि सल्फास पॉइजनिंग के मैंने जो है वो कई सारे केस देखे हुए हैं अपने मेडिकल कॉलेज के ट्रेनर के दौरान। कभी गुस्सा, गांव में क्या होता है, गांव में फसलों को प्रिजर्व करने के लिए सल्फास रखी होती है फसलों में, कभी कभी लोग गुस्से में आके जो है किसी ने कुछ खा लिया उसको, अब खा लिया तो उसके बाद जो रिएक्शन बॉडी में उसका होता है वो बड़ा गंभीर होता है, और 90% केसेस में बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद ऐसे पेशेंट को अटेंड किया हुआ है, मुझे आज भी उनके चेहरे, आज भी उनकी आंखें, आज भी उनका दुख दर्द, हाथ पकड़ के बोले डॉक्टर साहब बचा लो, उठ के याद है मुझे आज भी। बहुत दुख होता है जब ऐसी चीजें आपके सामने घटती हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। उस समय जो प्रोटोकॉल है मैक्सिमम टॉक्सिन को हटाने का वो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं है ना, वो जो कोशिश कर सकता है मैक्सिमम वही कोशिश कर सकता है। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो केमिकल्स होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस के। तो अभी पूरी दुनिया में जो जोर है वो है कि बायो कंट्रोल मेथड को अपनाया जाए, मतलब बायोलॉजिकल मेथड की मदद से जो है वो प्लांट की डिजीज को और क्रॉप में लगने वाले पेस्ट को कंट्रोल किया जाए। क्या वाई इट बिकम सो रिलेवेंट? अब प्रश्न उठता है कि अचानक से ये मुद्दा इतना क्यों हवा में आ गया, इतना क्यों इस मुद्दे पर लोग जोर दे रहे हैं कि बायो कंट्रोल किया जाए। आज आप देखेंगे किसी भी सुपरमार्केट में जाकर कि जो ऑर्गेनिक क्रॉप है वो महंगी बिकती है नॉर्मल क्रॉप से। ऑर्गेनिक राइस होगा थोड़ा महंगा होगा, ऑर्गेनिक गेहूं होगा थोड़ा महंगा होगा, ऑर्गेनिक सौंफ होगी थोड़ी महंगी होगी। के मतलब ऑर्गेनिक के नाम पर अभी जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो अधिक कॉस्टली है और अधिक जो है वो बेहतर है। के गांव से जो देसी टमाटर मिलते हैं गांव विलेज के अंदर, वो देसी टमाटर शहरी बाजारों में बड़े महंगे बिकते हैं। हाइब्रिड टमाटर लोग लेना कम कर दिए। लोगों का सडनली जो है वो ध्यान
ऑर्गेनिक क्रॉप की ओर जा रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे कई सारे ब्रांड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में आ चुके हैं उनके, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो जैविक खेती कर रहे हैं। देखो अभी तक का जो कन्वेंशनल तरीका ये था, तो आप देखे होंगे अच्छे से बेटा कि गांव के अंदर जो किस प्रकार से दवा को छिड़का जाता है। हम सब लोगों को कभी ना कभी मौका मिलता है विलेज को, गांव को देखने का, तो आप देखेंगे कि बाकायदा जो आप देखिए क्रॉप प्लांट है उस पर जो है वो व्यक्ति बाकायदा, और जो उसके पास जो पीछे बकेट जैसा जो एक टैंक रखा है, उस टैंक में दवा घुली हुई है, टॉक्सिक केमिकल है उसके अंदर के, और वो केमिकल का छिड़काव पूरे खेत में वो कर रहा है ताकि कीड़े मर जाएं उससे। याद रखिए, जहर इस बात का भेदभाव नहीं करता है कि उसे खाने वाला कौन है, कि जहर इस बात का भेदभाव नहीं करता, जहर तो जहर है, जिसने खाया उसे खत्म कर देगा वो। क्या आप जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध अंतिम समय में गंभीर बीमार क्यों पड़ गए थे? क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक मशरूम खा ले थे, जहरीले मशरूम खाने में उनको आ गए थे। वो उसका संबंध इस पेस्टिसाइड से नहीं, मैं बता रहा हूं कोई जहर जो है किसी में भेद नहीं करके, और वो एक लीजेंडरी बड़े जो है महान व्यक्तित्व में से एक थे, लेकिन जहर ने उनको भी, कि ये गौतम बुद्ध है, नहीं बख्शा जहर ने। जहर तो जहर है। तो ये जो हम अपने, यदि हम सोचते हैं ना कि किसी क्रॉप में हमने टॉक्सिक केमिकल डाल दिया है और इससे केवल वो कीड़े मर जाएंगे जो कीड़े क्रॉप के दुश्मन हैं, तो ये गलत सोचते हैं हम। उससे वो कीड़े भी मरेंगे जो कीड़े आपकी क्रॉप के दोस्त थे, जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे थे, जो पक्षी आपकी फसलों की में कीड़ों को खाने के लिए वहां आ रहे थे, वो सब पूरा इकोसिस्टम डैमेज आता है। जब हम एक केमिकल छिड़कते हैं ना, तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम डैमेज कर रहे होते हैं। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इट डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपने जो इंसेक्ट मारे हैं वो इंसेक्ट किसी दूसरे एनिमल का भोजन थे, और आपने एक पूरी लेयर खत्म कर दी आपने, उससे क्या होगा, उससे पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा वहां पे। ठीक, दिस केमिकल, और दूसरे ये केमिकल, दिस केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के, और ये जो केमिकल होते हैं जहरीले होते हैं, मैंने बताया ना कि ये इतने हार्मफुल होते हैं कि व्यक्ति को, ह्यूमन बींग्स को भी जो है मार सकते हैं। एंड दे ऑल्सो पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, हमारी सॉइल में पॉल्यूशन करते हैं, हमारे अंडरग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन करते हैं। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि कुएं का पानी, ट्यूबवेल का पानी एकदम साफ होता है, उसे प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते थे कि हैंडपंप का पानी है, कुएं का पानी है तो एकदम साफ होगा, निर्मल जल होगा, उसको पी सकते हो आप। अब लेकिन ये दावा नहीं कर सकते आपको कि जो अंडरग्राउंड जो भी पानी अंदर से, देखिए क्या होता है, रेनफॉल, बारिश होता है, बारिश का पानी धीमे धीमे नीचे आता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचता है, भूमिगत जल स्तर तक पहुंचता है। अब ऊपर यदि जमीन, मिट्टी में यदि आपने केमिकल छिड़के हुए, जहर छिड़का हुआ है, वो जहर भी पानी के साथ परकुलेट होता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो अब तक सदियों तक जिसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं था, उसके अंदर भी हमने जहर डाल दिया है। ठीक है, तो इट पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, हमारा सॉइल, हमारा ग्राउंड वाटर, हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, प्लांट, सब में जहर भरा चुका है। Our soil is also polluted through our use of weedicide to remove weeds. क्या अब weeds क्या होते हैं? Weeds are the unwanted plant. Weeds are the unwanted plant. Unwanted plant. They are the unwanted plant. देखो बेटा, छोटी छोटी बातों का मतलब याद रखना। Weeds क्या होते हैं? Unwanted plant होते हैं who compete with the क्रॉप प्लांट, जो कि फसल के पौधों से कॉम्पीट करते हैं। तो जो भी आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप जैविक खाद यूज करते हैं, जो पानी देते हैं, वो सबके लिए क्या होता है, ये वीड होना, वो क्रॉप प्लांट से कॉम्पीट करते हैं। और वीड जो है स्ट्रांग होते हैं वो एज कंपेयर टू क्रॉप प्लांट, ये ज्यादा ग्रो करते हैं, क्रॉप प्लांट कम ग्रो कर पाता है। भाई कॉम्पिटिशन हो गया वहां। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, जो वीडिसाइड हैं, दे ऑल आर पॉइजन, और जो हमारी अर्थ को, हमारी सॉइल को, हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को, हमारे फसलों को, हमारे खाने पीने की चीजों को भी जहरीला कर दे रहे हैं। देखिए अब ये जो है, ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर जो है वो हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो है वो बाकायदा इसके डेटा को निकाला के उन्होंने क्या किया, ये तस्वीर जो है वो हमने लिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक आर्टिकल से लिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सर्वे किया, उन्होंने पता लगाया कि जो सब्जियां बिक रही है बाजार में, आपको भी गौर करना, आप गौर करना बेटा, बिल्कुल देखिए हमारे आसपास के सामाजिक मुद्दे वाली बात है,
अब आप बोलेंगे कि मैं यदि बोलूंगा कुछ चीज तो आप बोलेंगे कि आप जज करेंगे, और मुझे आप जज कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि आपको। देखिए बेटा, मैं आपको अपने घर का बच्चा समझता हूं। जो संस्कार मैं अपने बेटे में चाहता हूं, अपने बच्चों में चाहता हूं, वही संस्कार मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं। कि जो संस्कार मेरे घर के फैमिली मेंबर में देखना चाहता हूं, वही मैं आप में देखना चाहता हूं। कि मैं चाहता ये हूं कि आप मेरे बच्चे हैं, और आप जितनी भी संख्या में आप हैं, आप इस कंट्री को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। यदि मैं ऐसा सोचता हूं तो क्या मैं गलत सोचता हूं? मैं कहता हूं आज नॉर्वे, आइसलैंड दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे अधिक जो है वो सुलझे हुए, सबसे अधिक हैप्पी कंट्री में से एक है। तो मैं चाहता हूं कि एक दिन भारत का नाम जो है नॉर्वे, आइसलैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इन सबसे बहुत ऊपर हो। लोग भारत आने का सपना देखें। लोग सोचे कि जिंदगी में एक बार भारत नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इंडिया नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा लोग सोचे। ये सोचना क्या गलत है? और देखिए, ये कोई ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन आप सोकर उठेंगे इंडिया जापान बन जाएगा, एक दिन आप सोकर उठेंगे भारत जापान बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। करना तो हमें ही पड़ेगा। मैं कहता हूं हमेशा आपसे एक बात, यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं ना, तो परिवर्तन की उम्मीद मत कीजिए, परिवर्तन बन जाइए। आप कोशिश कीजिए, होगा। हम सब सोचेंगे अच्छा तो होगा, अच्छा ही होगा। दिस इज नॉट रिलेटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी के। और कमांडोस, मैं हमेशा कहता हूं, कमांडोस के ब्रेन तक पहुंचना और उनकी सोल तक पहुंचना दोनों मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद ने के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो एक सर्वे किया, बाकायदा पता लगाया उन्होंने, एक उन्होंने रिसर्च किया, नॉट सर्वे, इट्स प्रॉपर रिसर्च के कि कितना टॉक्सिन कहां प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं सब्जी बेचने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि वो सब्जी बेच रहा है, लेकिन हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट ही इज सेलिंग नॉट टोमेटोज, ही इज सेलिंग क्लोरोपाइरिफॉस 178.87 माइक्रोग्राम पर केजी के, जबकि परमिसिबल लिमिट इसकी 0.2 है। 0.2 से ऊपर यदि होगा तो वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक जहर के। तो जो टमाटर का सलाद आप खा रहे हैं, टमाटर आप उबाल कर, भून कर, सलाद में डालकर हेल्दी समझ के खा रहे हैं, बेसिकली इट इज हैविंग द हाईएस्ट टॉक्सिन परसेंटेज क्लोरोपाइरिफॉस 178.87। जो बैगन है, जिसको हम इंग्लिश में एग प्लांट कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस का लेवल 24.02 पाया गया। जो लेडीज फिंगर है, जो भिंडी है, उसके अंदर 2.49 पाया गया। जो कॉलीफ्लावर है उसमें 2.85 पाया गया। जो केवेज है उसके अंदर जो है 10.55 पाया गया। लोग कहते हैं टमाटर सबसे हेल्दी है, पर टमाटर में सबसे अधिक मिला उनको के। बाकी आप समझ लीजिए अच्छे से कि जितनी बाकी और भी बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी, उतनी लंबी लिस्ट को आपको ये आंकड़े याद नहीं रखना पड़ेगा। केवल आप रिलेवेंस के लिए समझिए इस बात को कि जिन सब्जियों को हम खाते हैं, जो वेजीज हम खा रहे हैं, हेल्थ के लिए, अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, विटामिन के लिए, उनके अंदर जहर भरा हुआ है। किसने भरा ये जहर? ये जहर प्रकृति ने नहीं भरा, ये जहर हमने ही भरा है। हमारे ही आसपास हमने खेती के तरीकों में जमकर केमिकल यूज करना सीख लिया है, उससे ये जहर आया है। मैं हाल ही में जो है कुछ महीने पहले मैं गांव गया था। आपका सेशन शुरू होने के पहले की बात है, जो मई के महीने में थोड़ा वक्त मिलता तब गया था। तो मैंने वहां देखा कि मेरे चाचा जी लोग जो है वो खेती करते हैं, तो वो सब्जियां भी उगाते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि चाचा जी ये सब्जियां, खूब सारे टमाटर है। फिर उन्होंने अपने घर के पीछे भी कुछ सब्जियां लगा रखी थी, तो वो टमाटर थोड़े टेढ़े मेढ़े छोटे साइज टमाटर। मैंने कहा ये टमाटर अलग लगे, इसको ये भी बेचने जाओगे क्या, बिकवा दोगे इसको? उन्होंने कहा नहीं, ये बेचने के नहीं, ये अपने खाने के हैं। मैंने कहा वो बेचने के हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बेटा उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसके लिए हम केमिकल वगैरह छिड़कते हैं। तो तोड़ के खा लो टमाटर, तुम तोड़ो खा लो टमाटर, एकदम साफ होगा, कोई टेंशन नहीं। उसमें दवा छिड़कना पड़ती है ना, तो खराब हो जाएगा वो। देखो, अब आप उनको जज मत कीजिए कि वो गलत कर रहे हैं। प्लीज डोंट जज हिम। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही नॉलेज ही इज हैविंग, जो नॉलेज उनको मिला है कि भाई देखो ये केमिकल डालेंगे तो ये क्रॉप डैमेज नहीं होगी, ठीक है, नहीं डालोगे तो कीड़ा फसल खा जाएगा, तो तुमको नुकसान हो जाएगा। तो व्हाट ही इज डूइंग Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store.
We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. फॉर हिज इंटरेस्ट कि भाई ये हमको हमारा क्रॉप डैमेज ना चाहिए, हमको इसी से रोजी रोटी हमारा यही सब कुछ हमारा, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। अब यहां पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? एजुकेट करना। मैंने उनको बोला, चाचा जी को अंकल बोलता हूं, अंकल जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं खेती, लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने उनको अमेजॉन खोल के दिखाया कि देखो अमेजॉन में सबसे अधिक महंगे जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो उनको मैंने बताया कि आप ऑर्गेनिक अपने खेत को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? जब आप ऑर्गेनिक टमाटर बेचेंगे तो गोदरेज, नेचर बास्केट हुआ, बिग बास्केट हुआ, ये बड़ी कंपनी आपसे टाई अप करेंगी और ये आपका टमाटर अच्छे दामों पर ले लेंगे। उनको बात जमी, ठीक है, उन्होंने पता किया, मिट्टी का एनालिसिस कराया उन्होंने, और फाइनली वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में वो शिफ्ट हो गए। केवल उनको बताया गया बेनिफिट कि ये बेनिफिट है इसका, ऐसे कर सकते हैं और इसमें उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतर उत्पादन होगा इसमें के। एक दो जो लोग थे जानकार, उनसे उनकी बात करवाई, ही एग्रीड हो गए। आज ही इज वेरी हैप्पी कि यार ये तो दाम डबल मिलता है, अच्छा दाम मिलता है और फसल डबल मिलते हैं, और हम तो अब अपने ही खेत का टमाटर खा सकते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य वो ये है, जो नॉलेज हमको मिलता है ना, जो हम नॉलेज, ये नॉलेज केवल ऐसा नहीं है कि आपने यहां से लिया अंदर और एग्जाम में आंसर लिख के आ गए और उसके बाद भूल गए। दिस इज नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑल्सो। चलिए मोमबत्ती बनिए, सूर्य मत बनिए। डोंट ट्राई टू बिकम सन, जस्ट ट्राई टू बिकम ए कैंडल। उतना तो उजाला कर सकते हैं ना आसपास, उतना तो उजाला कर पाएंगे ना आसपास जितने में जितना हमारी क्षमता है। पर करेंगे उजाला ही, अंधेरा नहीं करेंगे, करेंगे तो उजाला ही करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स, पॉइजन प्लेटर, यदि आप फल खूब सारे काट के खा रहे हैं सोच के कि अरे वाह फ्रूट प्लेटर है, अब तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, देन व्हाट यू आर ईटिंग पॉइजन, ठीक है। एंड व्हाट, और ऐसी सब्जियों की बात करें, अगेन पॉइजन। आप बोलोगे सर क्या खाना खाना बंद कर दें? दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं संभव है ये। मेरे एक परिचित हैं, देखो बेटा मैं आपको इसलिए अपने रेफरेंसेस देता हूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा भी हुआ, तो मैं आपको वही चीजें बताने की कोशिश करता हूं। इंसान की अच्छी बात है कि वो दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। तो वो मेरे पास आए, वो नाबार्ड में काफ़ी बड़े अधिकारी थे, तो एक बार मेरे पास आए, वो बोले आके मुझसे कि डॉक्टर साहब मेरे को कोलोन कैंसर हुआ था, उसका मुझे ऑपरेशन हुआ था, तो ये उन्होंने रिपोर्ट दिखाया, कुछ मैं अपना ट्रीटमेंट को रिव्यू कराना था। मैंने उनसे बोला कि अच्छा ये तो ऐसा है कि अल्कोहल, ये तो बोले नहीं डॉक्टर साहब यू आर रॉन्ग। यदि आप सोच रहे हैं अल्कोहल से, रेड मीट के खाने से, इससे मुझे कुछ हुआ है, तो आप गलत हैं। मैं केवल एक टाइम सलाद खाता था, सालों मैंने ऐसा किया। सुबह खाने में अच्छा सलाद, फल लूंगा, फ्रूट लूंगा, शाम को सलाद लूंगा, के मैं थोड़ा सा मैं अन्न खाता था, मैं सलाद पहला एकदम प्योर वीगन आदमी था बोल के, लेकिन तब भी हुआ। आपको पता है मेरी ब्लड रिपोर्ट में मेरे अंदर जितने भी टॉक्सिक केमिकल थे सब हायर लेवल पे थे। आई एम सरप्राइज्ड इंस्टेंट कि अरे ये आदमी तो हेल्दी, जितना हेल्दी खाता है और उसके अंदर इतना टॉक्सिन लेवल था कि उससे कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया। किसका? कोलोन कैंसर का बड़ा कारण है ये टॉक्सिन। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाई दिस इज नीड। एनसीईआरटी इतना इंटेलिजेंट है कि एनसीईआरटी ने आपको अवेयर करने के लिए चैप्टर, ये चैप्टर सारे अवेयर करने के लिए डाले हैं एनसीईआरटी में, कि आप 12th क्लास में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जिम्मेदारी है आपकी समाज के प्रति, ठीक है, क्या चीजें सही है क्या गलत है, वो आपको उसका बोध होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका? गो फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के। हमको प्रकृति के नियमों में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें प्रकृति के नियमों को समझकर खेती करनी है। हमको हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रकृति में ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, हर इंसेक्ट को खाने वाला कोई ना कोई दूसरा इंसेक्ट है, दूसरा एनिमल है, के हमें फूड चेन में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें उस फूड चेन के नॉलेज का फायदा उठाना है, हमें उस फूड चेन के नॉलेज का फायदा उठाना है और अपनी फसल को जहरीला होने से रोकना है। इन एग्रीकल्चर देयर इज a method of controlling pest that rely on the natural predation rather than the introduced chemical। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। कृषि में जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनका नियंत्रण करने का एक तरीका होता है प्राकृतिक शिकार, ठीक है,
नेचुरल प्रीडेशन, मेरे जो मेरा गांव है, जिस गांव में मैं कभी कभी जाता हूं, वहां पे खेतों में कई बार सांप होते हैं। खेतों की मार की जो क्या बोलते हैं उसको यार बेटा, है ना, वो जो होती है ना, मेड़ होती है कि मेड़ के आसपास सांप की बामी बनी होती है, कुछ स्नैक होते हैं के। तो मैं बोलता हूँ यार ये सांप माप होते होंगे खेत में, इसको हटा के बंद करो उसको। तो मेरे चाचा जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, वो सांप माप तो होते हैं, तो आपको थोड़ा अपन सोच समझ के गाँव में सांप का तो कभी ना कभी घटना सुनने में आती, सांप ने काट लिया, लेकिन ये कि तब भी ये लोग बाग जो है वो सांप की पूजा भी करते हैं और सांप का जो नाग पंचमी भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है जितने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना, उनके पीछे भी कोई ना कोई साइंस का हिस्सा जुड़ा हुआ है। वाई? लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि सांप को मारोगे सांप बदला लेगा। लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी कि सांप को मारोगे सांप बदला लेगा, सांप की पूजा करना। क्यों भैया? क्योंकि चूहा आपकी फसल खा जाएगा। खेत में पकती हुई फसल को चूहा खा सकता है, लेकिन चूहे का दुश्मन यदि सांप वहां प्रेजेंट रहेगा तो उस सांप के रहने की प्रेजेंस के कारण वहां पर चूहे नहीं आएंगे। चूहे डरते हैं सांप से, तो चूहे सांप की गंध को महसूस करके चूहे वहां नहीं पहुंचेंगे, तो आपकी खड़े फसल जो है वो डैमेज नहीं होगी। ये लॉजिक था उसके पीछे, और इस लॉजिक को जो है वो समझाया गया अलग तरीके से। समझ गए ना बात को? एंड मैं कहता हूं कि पहले के समय के लोग बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें मालूम था कि ये आदमी कैसे सुनेगा बात को के। तो आप देखिए, तो ये जो है, ये जो तरीका है ना, ये भी कई, भाई चूहा भी तो पेस्ट है, तो ये भी तो एक तरीका वैसे हो गया। तो नेचुरल प्रीडेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें केमिकल यूज किए बगैर आप अपनी क्रॉप के नुकसान को कम कर सकते हैं, डैमेज के। द की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ के। एक सबसे बड़ा फंडा ये होता है ऑर्गेनिक फार्मर का कि वो जानता है कि जितने प्रकार के जीव मेरी फसल में रहेंगे, उतना अधिक जो है वो मेरी फसल को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। देखिए, घर के बाहर आपने चौकीदार रखा, ठीक है, चौकीदार क्यों रखा आपने? वॉचमैन, ताकि घर की सुरक्षा हो सके। चौकीदार मुफ्त नहीं है, चौकीदार को आपको अपनी कमाई का छोटा हिस्सा देना पड़ेगा। आपको जो वॉचमैन है उसको अपनी कमाई का छोटा हिस्सा सैलरी के रूप में देना पड़ेगा, तब वो आपके घर की रात भर जगकर सुरक्षा करेगा, ठीक है। वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि कई सारे जो दूसरे एनिमल हैं जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट को खा जाएं, तो थोड़ा सा वो आपकी क्रॉप को मामूली डैमेज करेंगे, लेकिन वो डैमेज जो बड़े पैमाने पर डैमेज आप केमिकल यूज करके कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं, उससे काफी कम होगा वो, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या है, क्या किस तरह के जीव है जो बायो कंट्रोल मैकेनिज्म इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं आपके सामने तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा है बीटल। ये बीटल जो है वो एक ऐसे इंसेक्ट को खा रहा है जो इंसेक्ट आपकी प्लांट की लीफ को खा जाता है, छेद करता है, स्टेम बोरर है, स्टेम में छेद करता है और प्लांट को कमजोर करता है, प्लांट को वो डैमेज करता है, नष्ट करता है, और क्रॉप का प्रोडक्शन वो 40% तक कम कर देता है। उसको ये बीटल खा रहा है। तो बताइए ये बीटल हमारा दोस्त है कि नहीं है? बिल्कुल हमारा दोस्त है, क्योंकि हमारा इसको मिल रहा है भोजन। भाई देखो ये क्यों खा रहा है, इसको नहीं मालूम है कि वो आपके लिए काम कर रहा है। आप क्या सोचते हो कि बीटल को आपने नौकरी पर रख लिया कि भैया सो बीटल, आज तुम्हारी कॉर्पोरेट मीटिंग है, रोज शाम को फसलों में जाना, सारे कीड़े खा के हटा देना। वो आपकी बात नहीं सुनने वाला, उसको इतना पता है कि भूख लगेगी, खाना खाना है के, जो एनिमल नेचर है के। तो वो बीटल जो है वो फूड चेन का हिस्सा है, वो इंसेक्ट भी फूड चेन का हिस्सा है के, आपकी क्रॉप भी फूड चेन का हिस्सा है। ये बात अलग है कि जब आप खेती करते ना तो आपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया होता है, आपने खेत में अपनी पसंद की क्रॉप को लगाया होता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो बीटल इंसेक्ट को खा रहा है, जो आपका एक प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। आप देखिए फिर अब आपने क्या किया, आपने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रिंजेंसिस के, बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो है उसका नाम है। तो जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं, वो स्पोर में होता है बीटी टॉक्सिन, उनमें होता है बीटी टॉक्सिन होता है, उनमें क्या होता है उसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं कि एंडोटॉक्सिन होता है। और ये टॉक्सिन जैसे जो है वो इंसेक्ट इन स्पोर को खाता है, तो जो इंसेक्ट इन स्पोर को खाएगा तो ये स्पोर उसके इंटेस्टाइन में जाकर उनसे जो है वो टॉक्सिन अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा और वो टॉक्सिन उनके इंटेस्टाइन में छेद कर देगा और ये इंसेक्ट मर जाएगा। आपने देखा,
आपको मालूम चला कि अच्छा ये जो बैक्टीरिया है बीटी, जो बैसिलस थ्रोंजियोसिस बैक्टीरिया है, इसके स्पोर जो है, यदि ये इसके स्पोर का छिड़काव हम कर दें क्रॉप में, सुनिए बात के, इसके स्पोर का छिड़काव यदि हम क्रॉप में कर दें तो जो इंसेक्ट यदि इसका स्पोर खाने में आएगा उसके, तो वो इंसेक्ट मर जाएगा और ये जो बैक्टीरिया है आपकी क्रॉप को डैमेज भी नहीं करेगा। इसी बैक्टीरिया को फिर हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल हमने बायोटेक्नोलॉजी में किया। हमने इस बैक्टीरिया से वो जीन निकाल लिए जो जीन जो है वो एंडोटॉक्सिन क्रिस्टल प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्रिस्टल प्रोटीन जो होता है, क्राई प्रोटीन जो होता है, वो इंटेस्टाइन के में जो इंसेक्ट है उसकी इंटेस्टाइन में छेद करता है जिससे वो कीड़ा मर जाता है। तो हमने इसके प्रोटीन के जीन को निकाला बैक्टीरिया से और उसको क्रॉप में डाल दिया, तो बन गया बीटी कॉटन। जो बीटी कॉटन है ना बेटा, उसमें बीटी वर्ड का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रोंजियोसिस का। तो बैसिलस टॉक्सिन जो है उसका वहां पे इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं कि जो बीटी कॉटन है उसमें बेसिकली बैसिलस थ्रोंजियोसिस के क्राई प्रोटीन वाले क्राई जीन को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल प्रोटीन है, इस बैक्टीरिया का स्पोर है, उसमें क्रिस्टल प्रोटीन होता है, और ये क्रिस्टल प्रोटीन जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन जब जो है इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहां पर एल्कलाइन मीडियम इसको मिलता है, ये प्रोटॉक्सिन देन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, और इंटेस्टाइन में गट में एपिथेलियम में वो छेद करता है, गट मेम्ब्रेन में वो छेद करता है, और उससे उसके कारण वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि आपके पास में, आपके खेत में जितने प्रकार के पौधे होंगे, जितने प्रकार के जो है इंसेक्ट होंगे, उतना अधिक आपके क्रॉप को बायो कंट्रोल मैकेनिज्म उतनी अधिक इफेक्टिवली काम करेगी इसमें के। मोर वैरायटी इन लैंडस्केप मोर सस्टेनेबल इट इज के। लैंडस्केप का मतलब है कि कितने तरह के प्लांट वहां पर लगे हुए हैं, क्या वैरायटीज वहां पे, कितना डाइवर्सिटी वहां पर क्रॉप में प्रेजेंट है। ठीक है, द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट that are sometimes called pests are not eradicated but instead kept at a manageable level by a complex system of check and balances within the living and vibrant ecosystem। अब देखिए ध्यान से बस, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है आपसे कि पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप केमिकल का छिड़काव करके आप सारे इंसेक्ट को 100% मारने की कोशिश कर रहे थे। दो नुकसान हुए उससे, एक तो वो इंसेक्ट जो आपके यूजफुल इंसेक्ट थे, बीटल, वो भी मर गए, बटरफ्लाई जो तितलियां थी वो भी मर गई, मतलब जिन इंसेक्ट ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है वो भी मर रहे हैं। दूसरा, जो इंसेक्ट नुकसान कर रहे थे वो केमिकल को टॉलरेट करना सीख रहे हैं। नाउ दे बिकम मोर रेजिस्टेंट। अब अगली बार आपको और अधिक केमिकल डालना पड़ेगा। तीसरा नुकसान, वो केमिकल आपके खाने में भी आ रहा है। चौथा नुकसान, पॉल्यूशन कर रहा है वो। तो अब आपके पास तरीका क्या है, आपने कहा कि भाई हम बायो कंट्रोल मेथड को अपनाएंगे, तो यहां पर हमारा पर्पस ये नहीं कि हम कोई जीव को पूरी तरीके से 100% खत्म कर दें। मैंने आपसे कहा ना, आप 100% खत्म नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको केवल उसकी संख्या को इतना बैलेंस में रखना है कि आपकी क्रॉप को डैमेज ना हो, या कम से कम डैमेज हो, कम से कम डैमेज हो। और जो मामूली डैमेज है ना, उसको किराया समझ लीजिए कि आपका जो जहर नहीं मिला ना, उसका वो टैक्स है, वो ये समझ लीजिए। तो आपकी क्रॉप जो है उसमें जो पेस्ट है उनको मैनेजेबल नंबर में रखा गया, और उसके लिए पता लगाया हमने कि किस तरह के इंसेक्ट वहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने देखा कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो ऐसी इल्लियां, ऐसे वर्म जो आपकी क्रॉप की लीफ को खाते हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उनको खाने वाले इंसेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। क्या, ठीक, तो देखिए, तो अब हम इतना जानते हैं कि नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है बेटा, जो परंपरागत खेती होती है उसमें क्या होता है, वी यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म इनडिस्क्रिमिनेटली। मैंने कहा ना, जहर किसी में भेदभाव नहीं करता है, जिसकी बॉडी में जहर गया, जहर तो जहर होता है, उसको मार देगा वो। क्लियर? अब जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो क्या होता है बेटा, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है यहां पे, ठीक है, दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द माइरिड ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब आपको एक तो इकोसिस्टम की समझ होना चाहिए, किस तरह के जीव किस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपको समझ होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की, कि किस प्रकार के जीव हैं, कितने तरह के जीव वहां पाए जाएंगे आपको। ठीक है, आपको क्रॉप पैटर्न की जानकारी होना चाहिए कि फसल का पैटर्न क्या है। के आपको ब्रीडिंग सीजन कि इंसेक्ट कब ब्रीड करते हैं उसकी जानकारी भी होना चाहिए आपको। के तो आपके पास थोड़ा सा भी साइंटिफिक नॉलेज है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, इसका मतलब ये यहां पे नुकसान किसी को नहीं पहुंचता, सबको फायदा होता है। ठीक, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू
that the eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which dependent upon them as food or host would not able to survive के। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मर सोचता है प्रकृति की नजर से कि जो लोग जैविक खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनका सोचने का नजरिया होता है प्रकृति की तरह के समान। मतलब वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं, इस बात को अच्छे सोचते हैं कि यदि हमने सारे इंसेक्ट मार दिए हैं तो हम इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो इनको खाने वाला इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि आपने वो इंसेक्ट जो उसका भोजन था, फूड था, उसको मार दिया आपने, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट चेन तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इससे आप प्रकृति के अंदर बैलेंस को बिगाड़ रहे होंगे आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको जो हमारे काम के इंसेक्ट हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो प्रीडेटरी इंसेक्ट हैं, पैरासिटिक इंसेक्ट हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट, जो पेस्ट हैं आपके लिए, देखो बेटा, वो आपके लिए पेस्ट हैं, लेकिन यदि आप प्रकृति की नजर से देखोगे ना, तो प्रकृति कहती है ये पत्ती तो मैंने इसके खाने के लिए बनाई है और तेरे खाने के लिए बनाई है। प्रकृति बोलती है ये जो फल लगा है ना, ये फल पे उतना ही हक दूसरे एनिमल का जितना हक इंसान का है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। हम उसको पेस्ट बोल रहे हैं। क्यों पेस्ट बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो हमारे हिस्से का खाना ले रहा है। वाई हमने उसे पेस्ट बोल के क्यों, हमने उसे चोर क्यों बोल दिया, पेस्ट क्यों बोल दिया उसको हमने? क्योंकि वो हमारे हिस्से का खाना ले रहा है, इसलिए बोल दिया हमने के। लेकिन वो भी तो खा ही रहा है ना, आप भी खाते, वो भी खा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या कहते हैं कि भाई देखो, हम चाहते ये हैं कि प्रकृति का इकोसिस्टम सहजा रहे, वैसा का वैसा रहे, और उसमें हमारी क्रॉप को कम से कम डैमेज हो। ठीक है, thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides के। और आपको बता दूं मैं, जो बायो कंट्रोल मेथड है, इससे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचता है और जो जहर है वो प्रकृति में नहीं घुलता है। तो देखिए, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच क्या होता है कि क्या, अब देखो, अभी एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी कहता है आपसे कि बताइए, पता लगाइए आप कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पार्ट होता है बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच का। आंसर इज दैट विभिन्न प्रकार के जीव आपके खेत में पाए जाते हैं, वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड। आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। शिकारी क्या है, शिकार कौन सा है, पेस्ट क्या है के, और उनकी लाइफ साइकिल। प्रीडेटर शिकारी इंसेक्ट, पेस्ट जो क्रॉप को डैमेज करने वाला इंसेक्ट वो, और उनकी लाइफ साइकिल की आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, फीडिंग पैटर्न, आपको कैसे वो खाना भोजन लेते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और दे हैबिटेट दैट दे प्रेफर, किस प्रकार की जगह पर वो रहना पसंद करते हैं, आपकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास में मोटे तौर पे जानकारी ये है कि आपके खेतों में कौन सी क्रॉप लगी हुई है, किस तरह की क्रॉप लगी हुई है, उसमें कितने वैरायटी के प्लांट्स हैं, आपके पास जानकारी है वहां पे कौन से प्रीडेटरी इंसेक्ट मिलते हैं और कौन से इंसेक्ट क्रॉप को डैमेज करते हैं, और उनकी लाइफ साइकिल क्या है, किस समय ये अपने आप को ब्रीड करते हैं, किस तरह की कंडीशन को ब्रीडिंग के लिए चाहिए होती है, यदि आपको ये सब पता है ना, तो आप इनकी मदद से अपनी क्रॉप को डैमेज होने से रोक सकते हैं आप। देखिए, द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग आपको अक्सर देखने मिलता है बारिश के मौसम में के। तो रेड और ब्लैक मार्किंग वाला जो बीटल है, जिसे हम लेडी बर्ड कहते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एफिड्स को हटाने में। एफिड्स वो इंसेक्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप को बड़े पैमाने पर डैमेज करते हैं इनके। तो लेडी बर्ड जो होते हैं, दे आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, ये एफिड को खा जाते हैं, उनको हटा देते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज के। ड्रैगन फ्लाई जो होती है मच्छरों को हटाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है के, तो ये मॉस्किटोज को हटा देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायल कंट्रोल एजेंट का क्या एग्जाम्पल बेटा, कि जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर जो होते हैं, उनको हटाने के लिए हम बैसिलस थ्रोजेंसिस जो है वो उनके स्पोर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया बैसिलस थ्रोजेंसिस है, उसके स्पोर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके स्पोर के छिड़काव से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और बटरफ्लाई कैटरपिलर जैसी इसको खाता है तो उससे उसकी इंटेस्टाइन में जो है, मैंने कहा टॉक्सिन रिलीज होगा और इंटेस्टाइन उसकी जो है वो रप्चर कर जाएगी। ठीक है, ठीक, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और जब हम पढ़ेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम बीटी कॉटन कैसे मारते हैं, इसका जीन किस तरह का होता है, उस पर हम बात करेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ेंगे तब इस पर डिटेल में बात करेंगे। और ये जो बैसिलस
थ्रोन्जेसिस होते हैं उसके ड्राइड स्पोर मार्केट में सैचेट के रूप में जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। इनको पानी में मिलाइए और इनको स्प्रे कर दीजिए और इससे जो है वो इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए ना, ये देख रहे हैं आप कि बाकायदा इसके स्पोर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस बैसिलस थ्रोन्जेसिस टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट, और इससे क्या बनती है, इससे ट्रांसजन, जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन किसी दूसरे जीव के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जीन हम दूसरे जीव के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जो अनरिलेटेड होता है, उसे हम ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है मतलब उनमें कोई दूसरे डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म का जीन उनके अंदर प्रेजेंट है। तो बीटी कॉटन में बैसिलस थ्रोन्जेसिस के वो जीन प्रेजेंट है जो टॉक्सिक प्रोटीन जो बटरफ्लाई लार्वा के लिए होता है उसके लिए वो उसको बनाते हैं वो। ठीक है, ऐसे प्लांट जो होते हैं उस पर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर पाते हैं। कारण ये होता है कि इंसेक्ट की डेथ आती है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में ये टॉक्सिन होता है, जो टॉक्सिन होता है क्रिस्टल प्रोटीन होता है, टॉक्सिन होता है जो एंडोटॉक्सिन होता है जिसको हम क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं, वो छेद कर देता है। और बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल है। ठीक, ए बायोलॉजिकल कंट्रोल being developed for the use of the treatment of plant disease is fungus trichoderma। के याद रखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कुछ फंजाई का भी यूज करते हैं और ये एक वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर फंजाई इज दी फंजाई ट्राइकोडर्मा। एग्जाम में ये पूछा गया है बेटा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम के, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। ट्राइकोडर्मा फंजाई जो होती है पौधे की जड़ों के साथ में पाई जाती है यहाँ पर, और ये फ्री लिविंग फंजाई होती है। ये कोई तरह की सिम्बायोटिक या डिपेंडेंट फंजाई नहीं, फ्री लिविंग फंजाई होती है और ये रूट इकोसिस्टम में रूट के आसपास हमको देखने मिलती है और ये पौधे की जड़ों को कई सारे खतरनाक इंसेक्ट से सेव करती है। और इसके ट्राइकोडर्मा यानी पूरा नाम इसका होता है ट्राइकोडर्मा वायरिडी। ट्राइकोडर्मा वायरिडी के जो है बाकायदा जब देखेंगे आप तो आप इसके जो है वो स्पोर्ट्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इफेक्टिव बायो फंजीसाइड एंड द नेमेटोसाइड। ऐसी फंजाई जो क्रॉप को डैमेज करती है उनको भी ये हटाता है, और ऐसे निमेटोडा जो राउंड वर्म, ऐसे कुछ राउंड वर्म होते हैं जो जड़ों पर अटैक करते हैं, जो प्लांट की रूट पर अटैक करते हैं, उनको भी ये डैमेज करता है। ठीक है, नेचुरल मेथड है। ये हम देख रहे हैं इस फंजाई की हाइफी देख रहे हैं। फंजाई जो होता है बेटा उसकी बॉडी को माइसिलियम बोलते हैं, और जो थ्रेड के समान स्ट्रक्चर फंजाई की बॉडी में दिखाई पड़ते हैं उनको हम हाइफी कहते हैं। फिर हमने वायरस को भी समझ लिया। हमने कहा कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमारे मित्र हो सकते हैं, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में जो पेस्ट नुकसान कर रहे हैं उससे हमको बचा सकते हैं। हमको जो है हम उनका इस्तेमाल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कर सकते हैं। उसी में एक वायरस है बैकुलो वायरस, इंपॉर्टेंट है बेटा। वायरल पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा। ये बैकुलो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो इंसेक्ट पर अटैक करते हैं और दूसरे आर्थ्रोपोडा पर अटैक करते हैं। इनका इस्तेमाल भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में कर सकते हैं, और इनका जीनस जो है सबसे कॉमन जीनस वो होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो कई बार बेटा एग्जाम ऑप्शन में बैकुलो वायरस ना लिखा होके न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस करके पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है बेसिकली ये जीनस, इसमें बैकुलो वायरस आता है, और ये वायरस वो होते हैं जो इंसेक्ट पे आर्थ्रोपोडा पर अटैक करते हैं, और इनका इस्तेमाल हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में कर सकते हैं। याद रखिएगा, बैकुलो वायरस आर्थ्रोपोडा स्पेसिफिक वायरस होते हैं बेटा, जो पर्टिकुलर स्पीसीज जो इंसेक्ट की होती है उस पर वो अटैक करते हैं। ठीक है, और इनके दो जनरा होते हैं इसमें, एक होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है, दूसरा होता है ग्रेनुलो वायरस होता है। ठीक है, क्लियर। फिर कैसे काम करता है बैकुलो वायरस? तो बैकुलो वायरस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? यदि हमें बैकुलो वायरस का इस्तेमाल करना है अपनी क्रॉप में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, तो देखिए इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि बैकुलो वायरस को हम जो है वो उसका छिड़काव पानी में मिलाते हैं, उसको छिड़काव करते हैं हम पत्तियों पर के। और कैटरपिलर जो होते हैं, जो लार्वा जो इंसेक्ट होते हैं, कैटरपिलर लार्वा जैसे इंसेक्ट होते हैं कैटरपिलर, वो जो पत्ती खाते हैं वो इस बैकुलो वायरस को वो कंज्यूम करते हैं। के और प्रोटीन इनकैप्सुलेटिंग द बैकुलो वायरस डीएनए डिसॉल्व एंड द डीएनए इंटर द स्टमक सेल। तो बैकुलो वायरस का इन्फेक्शन फाइनली क्या होता है? इन इंसेक्ट की स्टमक सेल में होता है। ठीक है, बैकुलो वायरस का डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और स्टमक सेल में इन्फेक्शन को और आगे प्रोपेगेट करता है, और उससे क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो उसके स्टमक के अंदर इतना सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो चुका होता है कि वो खाना बंद करता है, और चूंकि वो फूड नहीं ले पाता है इस कारण से वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। कुछ दिनों के अंदर इंसेक्ट मर जाता है। तो बैकुलो वायरस जो है कैसे काम करता है? ये
जो कैटरपिलर लार्वा है उसके स्टमक सेल्स में अटैक करता है और उससे वो लार्वा जो है वो फीडिंग करना बंद कर देता है और मर जाता है। क्लियर? तो ये जो वायरस होते हैं दे आर, और और इंटरेस्टिंग बात है कि वैक्यूलो वायरस जो होता है, वायरस आर स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, के ये सभी इंसेक्ट को डैमेज नहीं करते, ये केवल सिलेक्टेड लार्वा जो आपकी क्रॉप को डैमेज करते हैं उन पर अटैक करता है। तो दे आर बेसिकली स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्ट सेलुलर एजेंट के। देखिए नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अटैक ओनली ऑन लार्वा ऑफ फ्यू इंसेक्ट और ये फ्यू इंसेक्ट की लिस्ट में अधिकांश इंसेक्ट वो होते हैं जो आपकी क्रॉप को डैमेज करते हैं के, और इसका जो है वैक्यूलो वायरस का कोई भी नेगेटिव असर जो है वो नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, दूसरे प्लांट पर नहीं होता है, मैमल्स पर नहीं होता है, बर्ड्स पर, फिश पर, और नॉन टारगेट इंसेक्ट यानी ऐसे इंसेक्ट जिनको आपने टारगेट नहीं किया उन पर भी इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। क्लियर? This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। अब देखो बेटा, ये वैक्यूलो वायरस का इस्तेमाल क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे कारण ये है कि आज सरकार कहती है आपसे, गवर्नमेंट कहती है कि आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाइए। मतलब आप अपने आसपास के इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए आप वेरियस वैरायटी ऑफ मेथड का इस्तेमाल कीजिए, केवल और केवल केमिकल मेथड पर डिपेंडेंट मत रहिए आपके। और दूसरी बात ये होती है कि आप चाहते ही हैं कि केवल पर्टिकुलर इंसेक्ट, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट का इन्फेक्शन क्रॉप में फैल गया है और वही आपकी फसल डैमेज कर रहा है, तो केवल उसको टारगेट कीजिए, बाकी इंसेक्ट को टारगेट मत कीजिए। ठीक है? देखिए अब कई बार हो सकता है कि एग्जाम में आपसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पूछ लें आपसे, इसका जिक्र यहां किया गया है, तो समझ लीजिए आप कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें बेसिकली हम जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंट्रोल और हैबिटेट डिजाइन उन सबको कंसीडर करते हैं। मतलब हम जो भी क्रॉप के इंसेक्ट, जो हमारी क्रॉप को डैमेज करने वाले इंसेक्ट है, पेस्ट है, उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां पर ह्यूमन हैबिटेट किस तरह का है, वहां पर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्रॉप से किस प्रकार से कनेक्टेड है, और फसल जो है वो किस तरह की फसल है, किस तरह की जमीन वहां पर है। ठीक है? और वहां पे दूसरे इंसेक्ट किस तरह के वहां प्रेजेंट है, और यदि हमने केमिकल यूज किए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, यदि हमने कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया तो उसके भी क्या नुकसान होंगे, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसका भी हम एनालिसिस यहां पर करते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली integrated pest management is an organic and sustainable method for controlling unwanted pests in your garden by combining multiple strategies which work together to create effective long term management of pests। के तो integrated pest management क्या है, एक प्रकार का जैविक तरीका है जिसमें कि हम जो है वो हमारे आसपास से जो पेस्ट है, हार्मफुल पेस्ट है, उनको इस प्रकार से हटाते हैं कि लंबे समय तक उनकी संख्या कम बनी रहे और हमारी क्रॉप को डैमेज ना पहुंचे और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। ठीक है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें शामिल होना चाहिए। मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपसे कहता है कि आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वहां के एनवायरनमेंट के लिए कितने सूटेबल है, वहां पे उनका किस तरह का फूड चेन वहां पर होगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी फसल को क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है। जरूरत पड़ने पर कभी कभी आप जो है वो मामूली लेवल पर आप जो है केमिकल का हेल्प ले सकते हैं, पर ये सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। और आपको जो है बेसिकली क्रॉप पैटर्न को इस प्रकार से रखना है ताकि इंसेक्ट का ग्रोथ जो है वो अपने आप से नॉर्मली कम हो सके। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टेक्निक एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस टेक्निक्स। ठीक है ना, कि आप विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करें और कुल उद्देश्य यह है कि ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए, उद्देश्य यह है कि आपकी क्रॉप को कम से कम डैमेज होना चाहिए, उद्देश्य यह है कि जो पेस्ट है वो लंबे समय तक कंट्रोल के अंदर रहना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर हमने आज देखा बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। हर हिस्सा बेटा देखो, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप देखिए, ये चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर करते ही करता है, ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन नहीं करेगा क्वेश्चन के। और ये हिस्से ऐसे हैं जो जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं और हमको बेटा अच्छे से याद रखना है इसको। तो ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से की तुलना में कम इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online.
Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.